सभी विद्यार्थियों का आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 12वीं कॉमर्स लेखा शास्त्र में कुल 12 लेसन है, जिसमें से आज हम एक लेसन का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट यानी प्रेशर। ये जो लेसन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का है। तो 8 नंबरों का लेसन है, जिसमें से एक आपसे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और 2 क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 8 नंबरों का लेसन है। अब बात करते हैं कि होता क्या है, प्रेशर किसे कहते हैं, क्या होता है कंसाइनमेंट। तो देखो कि समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे जो भी मैं आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कि जैसे दिल्ली का व्यापारी है, ये दिल्ली का व्यापारी है, ये उसका गोदाम है जिसमें वो माल का प्रोडक्शन करता है और उसके बाद इस माल को सेल करता है। ये आपका दिल्ली का व्यापारी है जिसके द्वारा दिल्ली में माल उत्पादन किया जाता है और दिल्ली में माल इसके द्वारा बेचा जाता है। लेकिन ये व्यापारी चाहता है कि इसके द्वारा जो भी माल उत्पादन किया जाता है उस माल को देश के अन्य क्षेत्रों में भी बेचा जाए, जैसे राजस्थान में जयपुर, कोटा, सीकर, सराय शहर में वो बेचा जाता है। तो क्या बताइए, एक व्यक्ति कई स्थानों पर माल बेच सकता है? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक स्थान पर ही सेल कर सकता है, एक ही दुकान में बैठ सकता है। अन्य क्षेत्रों में माल बेचने के लिए अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर इसे सराय शहर या अन्य क्षेत्रों में माल बेचना है, जैसे यहाँ पर इसे माल बेचना है, यहाँ पर माल बेचना है, तो इसे अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये अब तो इसके द्वारा यहाँ पर माल बेचा जाएगा और किसी व्यक्ति के द्वारा इस माल को बेचा जाएगा और बेचने के बाद अन्य राशि इस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी और इस कार्य के बदले इस व्यक्ति को पारिश्रमिक के तौर पर कमीशन दिया जाएगा। और ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी, इसे भी हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रेशर। और इस मालिक का नाम क्या होगा, इसे कहा जाता है प्रेषक या प्रधान। प्रेषक या प्रधान कहा जाता है। और इस व्यक्ति को जिसके द्वारा माल बेचा गया है उसे कहा जाता है प्रेषक। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रेषक। तो क्या समझे, इसके द्वारा प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को क्या भेजा जाएगा, माल भेजा जाएगा। प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल भेजा जाएगा और प्रेषणी के द्वारा माल बेचने के बाद उस राशि को लौटा दिया जाएगा और इस कार्य के बदले प्रेषणी को कमीशन दिया जाएगा। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, प्रेषण कहते हैं। इस क्रिया को भी माल भेजा, इसके द्वारा बेचा गया, राशि लौटा दी गई, इस कार्य के बदले इसे कमीशन दिया गया। तो इन दोनों के बीच, प्रेषक और प्रेषणी के बीच जो समझौता हो गया उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेषण। यानी जो पूरा व्यापार है, माल भेजा, बेचा, बेचने के बाद रुपए लौटाए गए, इस कार्य के बदले से कमीशन दिया गया। क्या दिया गया, इसे कमीशन दिया गया। इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, प्रेषण। और माल भेजने वाला कौन है, इसे प्रेषक कहा जाता है और माल बेचने वाला कौन है, प्रेषणी। तो एक चीज ध्यान रखिए, प्रेषक के द्वारा माल बेचा गया है उसे सेल्स नहीं माना जाएगा। सेल्स तब होगी जब प्रेषणी के द्वारा अन्य ग्राहकों को माल बेचा जाएगा, उसे सेल्स माना जाएगा। तो ये दोनों व्यक्ति हैं, चाहे प्रेषक हो चाहे प्रेषणी, किस बेनिफिट पर काम करते हैं, क्या बेनिफिट होता है इस कार्य के दौरान। तो प्रेषणी को जो बेनिफिट है वो क्या है, कमीशन है। लेकिन प्रेषक किस बेनिफिट पर काम करता है, इस व्यापार से उसे लाभ होता है। ये लाभ के लिए हानि भी हो सकती है, इस बेनिफिट के लिए क्या करता है,
कार्य करता है, लाभ या हानि के लिए। लेकिन इस कार्य के दौरान माल भेजने बेचने तक जितने खर्चे किए जाएंगे सभी खर्चे किसके होंगे, क्योंकि लाभ आने पर अधिकार किसका है, लाभ आने पर अधिकार किसका है, प्रेषक का। तो इस कार्य के दौरान जितने खर्चे किए जाएंगे वे सभी खर्चे किसके होंगे, प्रेषक के माने जाएंगे। किसके माने जाएंगे भी, प्रेषक के। इसे तो केवल इस माल बेचने के बदले से केवल क्या किया जाता है, कमीशन। और प्रेषणी को ही हम क्या कह सकते हैं, इसे एजेंट भी बोला जाता है, एजेंट। अब देखिए ये तो बात हो गई कि प्रेषणी से कहते हैं, प्रेषणी हो गया, प्रेषक हो गया, किस बेनिफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो माल भेजा जाएगा उस माल भेजने पर और प्रेषणी के द्वारा माल बेचने पर जो खर्चे किए जाएंगे, कौन कौन से खर्चे होंगे, किस प्रकार के खर्चे होंगे, उनकी बात करते हैं। जैसे तो प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो माल भेजा जा रहा है वो माल किसी वाहन के माध्यम से भेजा जाएगा, किसी गाड़ी के माध्यम से, किसी ट्रांसपोर्ट के वाहन के माध्यम से या रेलवे के द्वारा भेजा जा रहा है, तो किसी न किसी वाहन के द्वारा भेजा जाएगा। अब जो मैं आपको खर्चे बताने जा रहा हूं उन खर्चों को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि आगे हम दो प्रकार की कैलकुलेशन करेंगे भी, उनमें ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, केवल आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि प्रश्न में वो खर्चे आपको मिक्स किए हुए होंगे। अब आपको देखने से ही पता लगाना है कि कौन से खर्चे आपके रास्ते के हैं, कौन से गोदाम के हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे प्रेषक अपना माल इस वाहन के माध्यम से, इस ट्रक के माध्यम से प्रेषणी को भेज रहा है। तो सबसे पहले इस गोदाम में जो माल रखा हुआ है, इस गोदाम में जो माल रखा हुआ है उस माल को किसमें लोड करना है, इस गाड़ी में लोड करना है। सबसे पहले किसमें लोड करना है, इस गाड़ी में। तो लोड करने पर जो खर्चा होगा लोडिंग, ये आपका लोडिंग एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद इस माल को किसी निश्चित स्थान पर, स्थान निश्चित होगा, जैसे आपने रेलवे से मंगाया तो रेलवे स्टेशन पर, ट्रांसपोर्ट से मंगाया तो ट्रांसपोर्ट पर आकर आपका माल रुक जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो माल भेजा गया वो डायरेक्ट प्रेषणी के गोदाम पर ही पहुंच जाए, क्योंकि ज्यादातर दुकानें, शॉप वगैरह मार्केट में है तो डायरेक्ट माल शॉप तक नहीं पहुंच पाता। तो निश्चित स्थान पर माल पहुंचाया जाएगा। लोडिंग, इस माल को उतारा जाएगा। अनलोडिंग, अनलोडिंग एक्सपेंसेस, या इसके द्वारा जो मजदूरी ली जाएगी, हो सकता है कि व्यक्ति मजदूरी ले दे, इसका निपट जाएगी, वेजेज हो गया। उसके बाद ये गाड़ी वाला ये जो माल लेके जा रहा है प्रेषणी के पास, क्या ये फ्री सर्विस कर रहा है, फ्री में माल लेगा? नहीं, ये भी इस कार्य के दौरान क्या लेगा आपसे, क्या लेगा, नहीं क्या लेगा, भाड़ा। ये भाड़े का काम करता है। उसके बाद अब ये जो गाड़ी जा रही है उस प्रेषणी तक, तो प्रेषक को एक रिस्क है कि ये जो माल जा रहा है ये रास्ते में चोरी हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, यानी माल के नुकसान होने की संभावना है। तो नुकसान से बचने के लिए क्या करवाया जाए, बीमा करवा लिया जाए। तो हम इस गाड़ी में जो माल रखा हुआ है उसका बीमा करवा लेते हैं, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस का खर्चा हो गया। ये सब खर्चे किसके द्वारा किए गए, प्रेषक के द्वारा। किसके द्वारा, प्रेषक, इस पर माल भेजने पर। उसके बाद जैसे ये कोई निश्चित स्टेशन है, जैसे ट्रांसपोर्ट गाड़ी आई, इन्होंने अपना माल यहाँ पर उतारा और वापस रवाना हो गई। अब क्या होगा, प्रेषक ने माल यहाँ तक पहुंचा दिया। अब आप बताइए, अब किसका काम शुरू होने वाला है, अब प्रेषणी का काम शुरू होने वाला है। अब प्रेषणी आएगा यहाँ पर और अपना माल ले जाएगा। तो सबसे पहले प्रेषणी यहाँ आएगा, आने के बाद ही क्लियर करेगा कि ये जो माल है इस प्रेषणी का है। तो इसके बदले जो शुल्क चुकाएगा उसे कहा जाता है क्लियरिंग चार्ज। क्लियरिंग चार्ज। तो क्या बताइए, ये माल यहाँ से यहाँ पहुंचाना है तो इसे भी किसी वाहन की आवश्यकता होगी, किसको, प्रेषणी को। तो प्रेषणी की किसी वाहन के माध्यम से इस माल को ले जाया जाएगा। जैसे
वाहन के माध्यम से इस माल को ले जा रहे हैं, तो बताइए इस माल को इस गाड़ी में भी लोड करना होगा, तो कौन से खर्चे होंगे? लोडिंग एक्सपेंसेस होंगे। लोडिंग एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद इस माल को उतारा जाएगा तो कौन से खर्चे होंगे? लदान करने में लोडिंग, इस माल को इस गाड़ी से उतारा जाएगा, अनलोडिंग, मजदूरी की चुकानी हो सकती है, वेजेस चुंगी भी चुकाई जा सकती है, ऑक्ट्रोई होगी, लेकिन ये बीमा नहीं करवाएगा। ये ध्यान रखिए प्रेस नहीं माल का बीमा नहीं करवाएगा। ये खर्चे किसके द्वारा किए गए? कोई गाड़ी वाला क्या लेगा? भाड़ा लेगा। क्या लेगा भी? भाड़ा, यानी भाड़ा। ये सब खर्चे किसके द्वारा किए गए हैं? प्रेषक के द्वारा। लेकिन आप कहेंगे कि आपने बताया कि सभी खर्चे तो प्रेषक के होंगे। हाँ, प्रेषक के होंगे सभी खर्चे, लेकिन एक बार किसके द्वारा चुकाए जा रहे हैं? प्रेषक के द्वारा। जब माल बेचा जाएगा तो ये खर्चे के पैसे इसके द्वारा रख लिए जाएंगे, बाकी पैसे काटकर उसको भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान अभी कौन चुका रहा है? अभी ये खर्चे प्रेषक के द्वारा चुकाए जा रहे हैं। ये खर्चे किसके द्वारा चुकाए गए? प्रेषक के द्वारा। अब बात करते हैं ये माल आपका कहां पहुंच गया? प्रेषक के गोदाम में पहुंच गया। अब कुछ खर्चे माल बेचने पर गोदाम में भी किए जाएंगे, तो कौन-कौन से खर्चे ऐसे जो गोदाम में किए जा रहे हैं? एक चीज ध्यान रखिए, इन खर्चों का ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि हम जो दो कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये सभी खर्चे प्रश्न में मिक्स दिए गए होंगे आपको, तो आपको प्रश्न में खर्चे देखकर पहचानना है कि कौन से खर्चे रस्ते के हैं, कौन से खर्चे गोदाम के हैं। तो बात करते हैं जो गोदाम के खर्चे हैं। प्रेषक के द्वारा इस गोदाम को किराए पर लिया हुआ हो सकता है, तो इस गोदाम का क्या चुकाना होगा? किराया चुकाना होगा, ये हो गया। उसके बाद इसमें जो माल रखा हुआ है, इस गोदाम में जो माल रखा हुआ है, उस माल को बेचने के लिए हमें विज्ञापन करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या होगा? कुछ खर्चे माल बेचने पे सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा भी और भी हो सकता है, सेलिंग के अलावा गोदाम, ये खर्चे कौन से भी? ये गोदाम है, ये गोदाम कौन से भी? गोदाम के खर्चे। इसके अलावा और भी जो बेचने पे खर्चे किए जाते हैं, सेलिंग से इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, अन्य भी। लेकिन प्रेषक के गोदाम में जो माल रखा हुआ है वो माल चोरी हो सकता है, क्यों नहीं इस गोदाम का भी बीमा करवा लिया जाए? क्यों नहीं इसे गोदाम और उसमें जो रखा हुआ माल है उसका बीमा करवा लेते हैं? तो अजय क्या करेगा? इसका इंश्योरेंस करवा लेता है। इंश्योरेंस, एक चीज ध्यान रखिए, इंश्योरेंस आपके सामने दो आ चुके हैं, एक तो ये इंश्योरेंस है बीमा, और एक ये है इंश्योरेंस। दोनों में अंतर है। मालिक ने रास्ते में जो माल जाए उसका बीमा करवाया है, लेकिन प्रेषक ने गोदाम में जो माल रखा है उसका बीमा करवाया है। यानी ये रास्ते का खर्चा नहीं, ये रास्ते का खर्चा है, ये गोदाम का खर्चा है, ये रास्ते का खर्चा है। ये सभी खर्चे किसके द्वारा किए गए? ये सभी खर्चे प्रेषक के द्वारा किए गए। ये सभी खर्चे किसके द्वारा किए गए? प्रेषक के। और ये सभी खर्चे किसके द्वारा किए गए? प्रेषक के द्वारा। दोनों ही रास्ते के खर्चे हैं। क्यों? क्योंकि माल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक इसके गोदाम तक पहुंचने, इसके गोदाम से बाद और इसके गोदाम भी पहुंचने से पहले जो खर्चे किए गए हैं वो है रास्ते के खर्चे। कौन से खर्चे? रास्ते के खर्चे। और इन खर्चों को कहा जाता है अनावर्ती। इन खर्चों को क्या कहा जाता है? अनावर्ती व्यय। ये जो रास्ते के खर्चे क्या कहा जाता है? अनावर्ती व्यय। और ये जो आपके गोदाम के खर्चे हैं, कौन से खर्चे? गोदाम के, इन खर्चों को कहा जाता है
आवर्ती व्यय। ये कौन से खर्चे आपके आवर्ती व्यय हैं। ये कौन से हो गए अनावर्ती, ये कौन से हो गए आवर्ती। तो केवल अनावर्ती व्यय ही मूल्यांकन में शामिल किए जाते हैं। अब देखो हम यहाँ पर दो गणना करेंगे, एक तो अनसोल्ड स्टॉक और एक आपका हो गया अबनॉर्मल लॉस। ये जो दो गणना करेंगे इस लेसन में, इन दोनों के लिए समझा है क्योंकि खर्चे यहाँ पर अलग अलग होंगे। कुछ खर्चे रास्ते के हैं, कुछ खर्चे आपके गोदाम के हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब बिना बिका गया माल, और बिना बिका हुआ माल आपके गोदाम में होता है। किसकी होता है कि आपके गोदाम में। जैसे दिल्ली का जो मालिक है प्रेषक, इसने 100 टीवी बेचने के लिए और एजेंट के पास कितने टीवी पहुंच गए 100 टीवी, और गोदाम में कितने आ गए 100 टीवी। अब इन 100 टीवी में से प्रेषणी के द्वारा 80 टीवी सेल कर दिए गए, 80 टीवी इसके द्वारा बेच दिए गए। कितने टीवी बिना बिके रह गए, कितने रह गए बताइए, कितने रह गए 20 टीवी बिना बिके रह गए। उसे ही कहा जाता है अनसोल्ड स्टॉक, यानी बिना बिका हुआ माल, अनसोल्ड स्टॉक। इसकी हमें गणना करनी है कि जो माल बिना बिके रह गया उसकी लागत कितनी है, यानी कितने मूल्य का माल हमारे गोदाम में बिना बिके रह गया। इसकी गणना करने के लिए ये जो रास्ते के खर्चे हैं इनको शामिल किया जाएगा। अब बताइए किसके खर्चे शामिल होंगे, और वो भी अनुपातिक तौर पर शामिल होंगे। कैसे, ये मालिक के और ये एजेंट के गोदाम वाले खर्चे शामिल नहीं होंगे, केवल रास्ते के खर्चे शामिल होंगे भी। अब आप आगे बात करते हैं, ये तो अनसोल्ड स्टॉक। अब बात करते हैं अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस की बात करें। अबनॉर्मल लॉस की आपको क्या करना है कि जैसे इसमें 100 टीवी बेचे, इसमें 100 टीवी बेचे और 10 टीवी से यहाँ रास्ते में 10 टीवी चोरी, 10 टीवी रास्ते में चोरी हो गई। बताइए एजेंट के पास कितनी टीवी पहुंच गए। प्रेषक ने इस गाड़ी में 100 टीवी भेजे, 10 टीवी यहाँ पर रास्ते में चोरी हो गई। एजेंट के पास कितनी टीवी पहुंच गई 90। कितने पहुंच गए 90। इसके गोदाम में कितने आ गए 90 टीवी पहुंच चुकी है। तो बताइए ये जो 10 टीवी हमारे चोरी हो चुके हैं इसे कहा जाता है असामान्य हानि। मार्ग में जो अपनी हानि मार्ग में हुई है, इसके गोदाम में नहीं है, मार्ग में, ये रास्ते में चोरी हो गई, ये हमारी असामान्य हानि। ये जो असामान्य हानि है, अब असामान्य हानि के लिए किस खर्चों को जोड़ा जाएगा। खर्चे भी दो हैं जिनको शामिल किया जाएगा, गोदाम के तो शामिल होंगे नहीं। तो आप बताइए कि 10 टीवी पर प्रेषक ने खर्चा किया, प्रेषक ने 100 टीवी पर खर्चा किया जिसमें 10 टीवी शामिल है, लेकिन प्रेषणी ने केवल 90 टीवी पर खर्चा किया है। ये 10 टीवी तो प्रेषणी के पास पहुंचे नहीं है, तो प्रेषणी ने खर्चा किया क्या नहीं किया। इस पर जो टीवी रास्ते में चोरी हो गए उस पर प्रेषणी ने किसी प्रकार के खर्चे का भुगतान नहीं किया। तो केवल के खर्चों को शामिल किया जाएगा, प्रेषक के खर्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रेषणी के खर्चों को इस लागत में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रेषक ने किसी प्रकार का खर्चा नहीं किया है। अब आगे, ये चोरी रास्ते में न होकर गोदाम में भी हो सकती है। ये चोरी कहां पर हो सकती है, गोदाम में भी हो सकती है। तब किस प्रकार, अब अनुपातिक का मतलब समझते हैं सबसे पहले। अनुपातिक से कहते हैं, बार-बार आया अनुपातिक। जैसे 100 टीवी भेजे गए, मानकर चलता हूं कि इन्होंने 400 रुपए का खर्चा किया। कितना खर्चा किया, प्रेषक ने इस गाड़ी में 100 टीवी भेजे जिनका भाड़ा चुकाया 400 रुपए। तो बताइए एक टीवी का कितना भाड़ा चुकाया, 100 का भाग देंगे, यानी एक टीवी का 4 रुपए भाड़ा चुकाया।
हमें कितने टीवी की गणना करनी है? जो क्षतिग्रस्त हो गए 10, तो 10 टीवी का भाड़ा कितना होगा? 40 रुपये। कितना होगा कि 40 रुपये होगा। इसकी गणना करेंगे क्या अभी? नहीं, क्योंकि जो रास्ते में चोरी हुआ है इस पर इन्होंने भाड़ा नहीं चुकाया। तो असामान्य हानि की गणना में केवल किसके खर्चे? प्रेषक के खर्चे, वो भी आनुपातिक तौर पर शामिल किए जाएंगे। आनुपातिक। उसके बाद बात करते हैं, देखो अगर यही असामान्य हानि दो प्रकार की हो सकती है, एक तो रास्ते में हो जाएगी और चोरी गोदाम में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि रास्ते में चोरी हो। प्रेषक के द्वारा 100 टीवी भेजे गए, एजेंट के पास 100 पहुंच गए। कितने पहुंच गए? 100। और 100 कहां पहुंच गए? गोदाम में। और गोदाम में 10 टीवी क्या हो गए? चोरी हो गई। अब गोदाम में क्या हुआ? 10 टीवी चोरी हो गए। अब बताइए, ये जो गोदाम में चोरी हुई है 10 टीवी की, 10 टीवी की गोदाम में जो चोरी हुई है, ये जो ऐसा माने हानि है 10 टीवी की, कितनी की है? 10 टीवी की। अब बताइए आप बताइए कि अब किस किस के खर्चे इसमें शामिल किए जाएंगे? क्या 10 टीवी पर प्रेषक ने खर्चा किया? जी किया, क्योंकि प्रेषक ने 100 टीवी का खर्चा चुकाया। कितना? 400। उसके बाद एजेंट के पास पहुंची 100 टीवी और इन्होंने मान के चलता हूं 300 रुपए का खर्चा किया है। 100 पर किया, गोदाम में पहुंच गया। अब अनुपाती कैसे गणना करें? प्रेषक ने 400 रुपए चुकाए, कितनी टीवी पर? 100, यानी एक टीवी का 4 रुपए। हमें कितने टीवी देखना है? 10, यानी कितने रुपए हुए? 40। यानी प्रेषक के 40 रुपए जोड़े जाएंगे असामान्य हानि की गणना के लिए। लेकिन प्रेषक के द्वारा 300 रुपए चुकाएंगे। कितने चुकाएंगे? 300 रुपए। इसकी गणना कैसे करेंगे? 300 रुपए चुकाए, कितने टीवी के? कितने टीवी के लिए? 100 टीवी। तो एक टीवी का 3 रुपए। कितने टीवी चोरी हो गए? 10। कितनी राशि हुई? 30 रुपए खर्चे असामान्य हानि के लिए शामिल किए जाएंगे। यह है आपका अनुपाती। अनुपाती गणना इस प्रकार की जाती है। तो एक बार वापस हमने पढ़ा कि प्रेषक के द्वारा माल भेजा गया, ये खर्चे प्रेषक के द्वारा माल भेजने पर किए गए, ये खर्चे प्रेषक के द्वारा माल अपने गोदाम तक ले जाने के लिए किए गए, ये खर्चे प्रेषक के द्वारा माल बेचने पर जो गोदाम के खर्चे हैं। तो सामूहिक रूप से इन्हें आवर्ती व्यय कहा जाता है, तो इन खर्चों को अनावर्ती व्यय कहा जाता है। उसके बाद ये खर्चे किसमें शामिल होंगे आपके? ये खर्चे किसमें जुड़े जाएंगे? ये सभी खर्चे आपके दो प्रकार के जो हम मूल्यांकन करेंगे, चाहे वो अनसोर्ड स्टॉक की गणना करनी हो, चाहे वो आपके अबनॉर्मल लॉस की गणना करनी हो, उनमें शामिल किए जाएंगे अनुपातिक। और आगे कैसे गणना की जाती है वो आगे हम प्रश्न में डिस्कस करेंगे। अभी तो आपको क्या करना है, इसमें से इन खर्चों को विशेष कर याद करना है, रटना नहीं है, समझना है। ये जो खर्चे हैं, ये जो रास्ते के खर्चे हैं, इनको शामिल करना है। इन गोदाम के खर्चों को इन मूल्यांकन में शामिल नहीं करना है। अब देखिए आगे, उसके बाद बात करते हैं खाते। खाते कितने प्रकार के बनाए जाते हैं? अगर बुक्स ऑफ कंसाइनर हो, यानी प्रेषक की पुस्तकों में, या बुक्स ऑफ कंसाइनिंग हो, बुक्स ऑफ कंसाइनिंग प्रेषक हो, बुक्स ऑफ कंसाइनिंग प्रेषणी की पुस्तकों में, इस प्रकार के खाते बनाए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण ये तो ज्यादातर खाते इसकी पुस्तकों में बनाए जाएंगे, इसकी पुस्तकों में ज्यादातर खाते बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले एक नंबर जो इसके द्वारा अकाउंट बनाया जाएगा, उसका नाम होगा
कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट 2 नंबर जो अकाउंट होगा वो होगा गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट। गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट। और इसका जो 3 नंबर अकाउंट होगा वो होगा आपका अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। 4 नंबर होगा कंसाइनी का। कंसाइनी अकाउंट। और ये जो 5 नंबर होगा वो होगा अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट। ये खाते बनाए जाते हैं इसके द्वारा, प्रेषक के द्वारा। कंसाइनमेंट अकाउंट ये प्रेषक खाता, गुड्स एंड टू यानी भेजा गया माल का खाता, असामान्य हानि का खाता, बेचने का खाता और बिना बिके माल का खाता अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट। ये बनाए जाते हैं कंसाइनर के द्वारा। अब बात करते हैं कंसाइनी। कंसाइनी केवल 2 ही खाते बनाए जाते हैं, एक तो अपने मालिक का कंसाइनर और दूसरा अपनी कमीशन का, क्योंकि इसके लिए बेनिफिट क्या है? कमीशन। क्या बेनिफिट है? कमीशन। तो ये खाते इनके द्वारा बनाए जाएंगे, जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनका फॉर्मेट समझेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फॉर्मेट। ये खाते किस प्रकार बनाए जाएंगे, इन खातों में क्या क्या लिखा जाएगा अधिकतम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर ये बात समझ में आ गई कंप्लीट फॉर्मेट, तो मानिए कि आपका लेसन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये खाते किसके महत्वपूर्ण है। तो ये आपके खाते रह जाते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए कि बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये कंसाइनर के द्वारा, प्रेषक के द्वारा खाते बनाए जाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट, अबनॉर्मल लॉस, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स अनसोल्ड स्टॉक, कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर अकाउंट और कमीशन। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो कमीशन दिया जाता है, ये कमीशन कितने प्रकार से दिया जाता है, कमीशन कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। कमीशन, क्योंकि एजेंट को जो कमीशन है वो 3 प्रकार से दिया जाता है। 1 नंबर ये आपका सामान्य कमीशन है। सामान्य कमीशन। दूसरा आपका परिशोध कमीशन। और 3 नंबर जो आपका है वो है अधिभावी कमीशन। अधिभावी कमीशन। ये 3 प्रकार के कमीशन एक एजेंट को दिए जाते हैं। कौन सा कमीशन कब दिया जाता है इसके बारे में समझते हैं। सामान्य कमीशन, 1 नंबर जो हमारा सामान्य कमीशन है। दूसरा हमारा परिशोध, जिसे डेलिगेटर कमीशन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम डेलिगेटर भी है। अधिभावी कमीशन, ये 3 प्रकार के कमीशन है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य कमीशन। ये जो कमीशन दिया जाता है सामान्य, ये दिया जाता है एजेंट को कुल विक्रय, कुल जितना माल बेचा गया है, कुल विक्रय पर, या बिचक भी हो सकता है, बिचक मूल्य, इस पर कुल विक्रय या बिचक मूल्य पर दिया जाता है। लेकिन जो परिशोध है, ये अगर प्रेषणी के द्वारा उधार माल भी बेचा जाता है तो उधार माल के लिए दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। परिशोध जो कमीशन है ये कब दिया जाता है, अगर प्रेषणी के द्वारा उधार माल का अगर विक्रय किया जाता है, अगर उधार माल का विक्रय किया जाता है। अगर प्रसंग में कुल विक्रय दिया हुआ है तो कुल विक्रय पर भी हो सकता है।
लेकिन ज्यादातर ये उधार पर होता है। बाकी अगर प्रश्न में कुल सूचना के अभाव में ये कुल विक्रय पर होगा, लेकिन परिशोध कमीशन उधार पर होता है। अधिभावी बीजक से अधिक पर, बीजक मूल्य से अधिक जो बेचा गया है, बीजक से जो अधिक बेचा गया है उस पर दिया जाता है। अभी क्या होता है उसको बात करते हैं। कुल विक्रय हो गया, उधार हो गया, बीजक से अधिक। जैसे दिल्ली के व्यापारी ने एक प्रोडक्ट की प्राइस बताई है लाभ सहित, लागत प्लस लाभ सहित, क्योंकि बीजक का मतलब क्या होता है? बीजक का मतलब होता है लागत प्लस लाभ, ये विक्रय होता है, लागत प्लस लाभ। यानी दिल्ली के व्यापारी ने अपने एजेंट को बताया है लाभ जोड़कर कि आपको ये प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचना है। कितने में बेचना है? 100 रुपए में। लेकिन एजेंट ने उसी प्रोडक्ट को 120 रुपए में बेच दिया। मालिक ने बीजक तय किया कितना? 100। एजेंट ने उसे बेचा 120। कितने रुपए अधिक में बेचा? कितने में भी? 20 रुपए ज्यादा में बेचा है। ये बीजक मूल्य से क्या है? मालिक ने बीजक कितना तय किया? 100 रुपए, लेकिन एजेंट ने बेचा कितने में? 120। कितना बीजक अधिक हो गया? 20 रुपए। तो बीजक से अधिक है उस पर दिया जाता है आपका अधिभावी कमीशन। तो ये है कमीशन जो एक एजेंट को दिया जाता है।